तो आज पॉलीमर के चैप्टर में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं बेसिक चीज़ें, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं और किस किस टाइप से पॉलीमर्स की प्रिपरेशन की जा सकती है या उनका क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज़्म क्या है उनकी प्रिपरेशन के पीछे, यानी कि जिस मेथड से वो बनते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, और उसका मैकेनिज़्म क्या है, किस मैकेनिज़्म को वो फॉलो करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स हम यहाँ देखने वाले हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जितने भी कपड़े होते हैं, जितने भी शूज़ होते हैं, या जितने भी मटेरियल जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में किसी भी दूसरी चीज़ को जनरेट करने के लिए, वो सब पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोपॉलीमराइजेशन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू पॉलीमर्स, या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स को इंटरमिक्स करने का जो मेथड होता है वो कोपॉलीमराइजेशन कहलाता है। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स, यहाँ पर हमने देख लिया डिफरेंस क्या होगा कि नेचुरल रबर्स कैसी होती है, सिंथेटिक रबर्स कैसी होती है, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लास्ट वन हम देखेंगे इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रीवियस चैप्टर्स की तरह चलती जाएंगी और हम इनके बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन को लेकर के बात करता हूँ पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स की डेफिनेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट्स में। पहला पार्ट इसमें हम डिवाइड करते हैं पॉली, और दूसरा पार्ट हम डिवाइड करते हैं MER मर। तो बेसिकली जो पॉलीमर है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना, एक हो गया पॉली और दूसरा हो गया मर। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब है यूनिट्स। इन केमिस्ट्री MER स्टैंड्स फॉर दी यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी यूनिट्स, मैनी यूनिट्स जब रिपीटेटिव नेचर में कंबाइन होंगी, जब बहुत सारी यूनिट्स रिपीटेटिव नेचर के साथ जुड़ती चली जाएंगी, कंबाइन होती चली जाएंगी, तो वो हमें रिजल्ट के तौर पर क्या देंगे, पॉलीमर्स बना करके देंगे। तो हम या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं, दीज आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मोलिकुलर मास। इनका जो मोलिकुलर मास है वो 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट तक जाता है। ये एटॉमिक मास यूनिट है जो हम बेसिकली मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ते थे 11th क्लास में। वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स यूज़ करते थे, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब चीज़ें। उसी बिहाफ पे जो पॉलीमर्स होते हैं उनका जो मॉलिकुलर मास होता है 1000 से तुम स्टार्ट करोगे 10⁻³ से, और 10⁻7 तक जाओगे, यानी 100 लैक्स तक तुम जाने वाले हो। तो ये इनका पर्टिकुलर एक मास होता है जो नेचर में पॉलीमर्स पाए जाते हैं। अब ये जो पॉलीमर्स हैं वो रिपीटेशन से बने हैं। किसके रिपीटेशन से बने हैं? मोनोमर के रिपीटेशन से बने हैं। मोनोमर जो यूनिट बार बार रिपीट होती है, जैसे हम सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल पढ़ते हैं। यूनिट सेल क्या करती है? सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की, ये रिपीटेशन करती है कंटिन्यूसली। रिपीटेशन से हमें एक बड़ी स्ट्रक्चर मिलती है, वो बड़ी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? लैटिस कहलाती है। उसको हम क्या नाम देते थे? वहाँ पर लैटिस का नाम देते थे। यहाँ पर भी प्रोसीजर तो वही है, लेकिन पैटर्न बदल गया है। क्या कि मोनोमर्स यहाँ होंगे, नाम चेंज हो गए हैं। रिपीटिव यूनिट जो है वो मोनोमर है, और जब मोनोमर कॉन्टिन्यूसली रिपीटेशन के साथ जुड़ते चले जाते हैं, आपस में कंबाइन होते चले जाते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते चले जाते हैं, तो वो बनाते हैं बिगर मॉलिक्यूल्स। बिगर मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं वो? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नाम देते हैं हम यहाँ पर किसका? पॉलीमर्स का। तो जो मोनोमर्स हैं वो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। जब वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो चुके होंगे, जब वो पॉलीमर बना चुके होंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसका मतलब द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोमर्स एंड आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। ये एक MCQ है, याद रखना, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि द बॉन्ड्स बिटवीन दी पॉलीमर्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे? कोवेलेंट होंगे, शेयरिंग से बनते हैं, ट्रांसफरिंग से नहीं बनेंगे। दूसरी चीज़ कि जो प्रोसेस होता है इनके कॉम्बिनेशन का, इनके कंबाइन होने का जो प्रोसेस है, जिस मेथड को यूज़ करते हुए ये कंबाइन होते हैं, प्रोसेस इज़ नोन एज द पॉलीमराइजेशन। यानी कि जितने भी मोनोमर्स आपस में कंबाइन हुए, जितने भी मोनोमर्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड का लिंकेज करते हुए जुड़ते हैं, वो जिस मेथड को यूज़ करते हैं वो मेथड कहलाता है पॉलीमराइजेशन। तो ये शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमर्स। तो मोनोमर्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एनी पॉलीमर एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन, कि पॉलीमर्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है।
तो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो 3 बेस हम यहाँ लेकर के चलते हैं। फर्स्ट बेस इज़ सोर्सेज, कि वो किस सोर्स से हमें मिले हैं, नेचर से मिले हैं, लैब से मिले हैं, या फिर कहीं और किसी दूसरे तरीके से मिले हैं, या किसी और सब्सटेंस के अंदर से हमने उनको फाइंड आउट किया है या सेपरेट किया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी पॉलीमर्स डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि कभी स्ट्रक्चर लीनियर हो सकती है, कभी ब्रांच्ड हो सकती है, कभी क्रॉस लिंक्ड हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर हो सकती है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर पॉलीमर्स का करेंगे। तीसरी चीज़ मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में आ सकता है कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप की काम कर रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वॉन डेर वाल है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं, या फिर कोई दूसरी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम करती है। तो ये 3 बेसिस हम यहाँ लेते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। अब हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो देखा दैट इज़ ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के बेसिस पर हमने इनको फर्दर क्लासिफाइड किया इन नेचुरल सोर्सेज, नंबर 2 सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, और नंबर 3 सिंथेटिक सोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्सेज अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमारी काम आती है, हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं या फिर एंजाइमेटिक प्रोसेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर्स की हेल्प से चलते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में रेयोन आ जाता है, सेलुलोस नाइट्रेट आ जाता है, सेलुलोस एसीटेट आ जाता है। यानी सेमी सिंथेटिक में कुछ नेचुरल सब्सटेंस प्लस मैन मेड सब्सटेंसेस सारे के सारे कंसिडर एक साथ होते हैं। तो ये जो सेलुलोस नाइट्रेट है, सेलुलोस तो हमें नेचर से मिलने वाला एक पॉलीमर हुआ, और सेलुलोस का नाइट्रेट जब हम बनाते हैं तो वो मैन मेड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर नेचुरल पॉलीमर का भी यूज़ किया, और जो हम नाइट्रेट सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जो हम आयन्स यूज़ कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर से, वो इसको सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में ले आते हैं। सिंथेटिक कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्योरली मैनमेड होते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से ये तैयार किए जाते हैं, जैसे कि बेकेलाइट हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, पॉलीएस्टर हो गए, पॉलीथीन हो गए, और भी बहुत सारे नाम हैं। पॉलीएस्टर्स के साथ साथ पॉलीअमाइड्स भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर कंसिडर होती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारे जो पॉलीमर्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ 12th एग्जामिनेशन, और कुछ इन पॉलीमर्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी देखेंगे कि ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी इनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ लीनियर स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज़ ब्रांच्ड चेन, नंबर 3 इज़ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। यानी कि 3 स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ लीनियर स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज़ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, नंबर 3 इज़ क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। तो जब लीनियर स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो उसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ट्रेन के डिब्बों की तरह बैठे होंगे। लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, या मोनोमर नाम दे देते हैं चलो इनको। तो पहला मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से क्या बनाएंगे, एक लीनियर चेन बनाएंगे, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस टाइप के जो पॉलीमर्स होंगे जिनमें मोनोमेरिक यूनिट रिपीटेटिव नेचर में एक स्ट्रेट चेन में जुड़ती चली जाएं, एक के आगे एक या एक के पीछे एक जुड़ती चली जाएं, वो क्या बनाने वाली हैं, वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाने वाली हैं, यानी कि लीनियर पॉलीमर बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है लीनियर पॉलीमर का, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इसमें पीवीसी की जो मोनोमेरिक यूनिट है, अभी हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। पीवीसी की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक जुड़ती चली जाती है। इस टाइप के पॉलीमर्स को हम नाम देते हैं लीनियर पॉलीमर्स, यानी कि वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइन किए गए हैं। दूसरी चीज़ एक नीचे आ रहा है, इसमें HDPE एक नाम लिखा है जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर। ये क्या होते हैं, हाई डेंसिटी वाले पॉलीमर्स होते हैं, या हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन भी इनका नाम दे दिया जाता है। ये लो डेंसिटी वाले होते हैं जिनमें LDPE लिखा होता है। बेसिकली जो ब्रांच्ड चेन है, अब ब्रांच चेन को कैसे समझेंगे, अब जैसे मैंने अभी कहा कि जब मोनोमेरिक यूनिट बिल्कुल स्ट्रेट एक के आगे एक जुड़ती जाती है तो वो लीनियर चेन है। लेकिन अब ये अगर मैं क्या करता हूँ, इस लीनियर चेन में ब्रांच्ड बना देता हूँ। ब्रांच मतलब ये मेरे पास बॉन्डिंग एंड के लिंकेज हैं, इस लिंकेज के साथ मैंने एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन गई। अब ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ये थोड़े से क्या हो जाता है, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि ईजिली रिएक्टिबल मतलब हाईएस्ट रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी लीनियर स्ट्रक्चर वाले। लीनियर स्ट्रक्चर वाले स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर वाले जो पॉलीमर्स होते हैं उनको लो डेंसिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ईजिली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे सकते हैं।
लास्ट वन हमारे पास आ जाता है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड होते हैं जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन, दो बेसिक एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। बेकेलाइट को हमने डिस्कस किया था एल्कोहल फिनॉल चैप्टर के अंदर, जिसमें कि क्या हुआ था, दो फिनॉल के मॉलिक्यूल थे। अभी हम देखते हैं कि इसको क्रॉस लिंक्ड क्यों बोल रहे हैं। ये फिनॉल का मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है OH, इसका मैंने एक हाइड्रोजन ये खोल दिया, ये मैंने दूसरा फिनॉल का मॉलिक्यूल लिया OH, इसका एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ खोल दिया, मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन के साथ CH2 और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कर दिया बाहर। अब क्या हुआ कि इसकी ये वाली वैलेंसी इस कार्बन से और ये वाली वैलेंसी इस कार्बन से कनेक्ट हो गई, तो इनके बीच में क्या बन गया, क्रॉस लिंकेज बन गया। ये जो कार्बन था वो क्रॉस लिंकिंग करते हुए दोनों फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो गया। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर के पॉलीमर्स, जिसमें कि बेस्ट एग्जांपल बेकेलाइट और मेलामाइन है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही हमारे डोर फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम में। बहुत सारे डोर्स और बहुत सारी टेबल्स या बहुत सारे ऐसे लकड़ी के फर्नीचर, वुडन फर्नीचर बनाए जाते हैं जिनमें बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये थर्मल रेसिस्टिव होती है, यानी कि इस पर हीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर रेसिस्टेंस होती है, तापमान का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप धूप में रख दो इसको उठा करके। और वाटर रेसिस्टेंस होती है, वाटर रेसिस्टेंट होती है, इस पर पानी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केमिकल्स का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी बहुत सारी खासियत हैं जिसके बेसिस पर इसकी कॉस्टिंग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड टाइप आ जाता है हमारे पास बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर फोर्सेस, कि मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर हम कैसे इनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर फोर्सेस जो क्लासिफिकेशन है वो है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के बीच में वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है और ये आसानी से स्ट्रेच किए जा सकते हैं, यानी इनके अंदर खींचने वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। नंबर 2 इज़ फाइबर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे नायलॉन 66 और पॉलिएस्टर के कपड़े भी आते हैं, चादर्स आती हैं, बेडशीट जो होती हैं पॉलिएस्टर की भी बनी हुई होती हैं, टेरिकोट भी उनको हम बोलते हैं, टेरिलिन बेसिकली वही है। और जैसे बुनाएन रबर और नियोप्रीन मतलब रबर बैंड के जो छल्ले होते हैं, जो रबर बैंड छल्ले हम यूज़ करते हैं वो नियोप्रीन के भी बने होते हैं। तो वो सारी क्या होती हैं, स्ट्रेचेबल होती हैं, वो इलास्टोमर्स कहलाते हैं, उनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फाइबर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हमारी धूप से बचने वाली जो शीट्स होती हैं, जिनको हम अपनी छतों के ऊपर अपनी जाल को ढकने के लिए या फिर बारिश से बचने के लिए अपने घरों के बाहर ग्रीन शीट लगा देते हैं, उनको हम फाइबर शीट बोलते हैं। उन सभी के अंदर इन सब चीज़ों को फाइबर्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फाइबर्स का मतलब होता है छोटे छोटे धागे, जिनको स्ट्राइक किया जाता है पॉलीमर के जो रेजिन्स तैयार होते हैं उनकी लिक्विफिएबल स्टेट के साथ। नेक्स्ट वन इसमें आ जाता है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स, और लास्ट इसमें होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो अगर मैं थर्मोप्लास्टिक की बात करता हूँ, थर्मोप्लास्टिक्स आर स्लाइटली ब्रांच्ड, इनके अंदर ब्रांच पाई जाती हैं। सॉफ्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पर ये थोड़े से बहुत आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड हार्ड ऑन द कूलिंग, और अगर इनकी हीटिंग बंद कर दी जाए, इनको टेम्परेचर देना बंद कर दिया जाए, तो ये वापस से सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल है पॉलीथीन का, पॉलीस्टायरीन का, PVC का। कभी इनको बेसिकली अपने घर में जला करके देखो, तो जब ये जलते हैं तो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इनका जलना बंद होता है यानी इनका टेम्परेचर ठंडा होना शुरू होता है, तो ये वापस से हार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, हैविली ब्रांच पॉलीमर्स लाइक बेकेलाइट और मेलामाइन। ये सारे के सारे थर्मोसेटिंग में होते हैं, क्योंकि इन पर हीट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार इनकी जैसी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये लाइफ टाइम उसी फॉर्मेशन के साथ बने रहेंगे। इनकी फॉर्मेशन में यानी कि उनकी शेप में, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास बेसिस हैं मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे पॉलीमर्स को क्लासिफिकेशन करने का। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बात करें कि जो पॉलीमर्स बनते हैं वो किस टाइप ऑफ रिएक्शंस को या कितनी टाइप ऑफ रिएक्शंस को यूज़ करके बनते हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दो क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, या दो हम ये कह सकते हैं कि दो बेसिस हैं, दो रिएक्शन के टाइप्स हैं जिन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए पॉलीमर्स की प्रिपरेशन होती है, जिनमें पहला जो है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों के बेसिक एग्जांपल्स क्या हैं, कुछ छोटी छोटी सी बातें यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं उसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर्स का यूज़ किया जाता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बाई फंक्शनल मोनोमर्स का यूज़ किया जाता है। अब दोनों का बेसिक डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, बहुत छोटी सी
बात है, याद रखना इनको। हमेशा एडिशन किस में होगा, जिसमें वैकेंसी क्रिएट हो सकती हो, जिसमें वैलेंसी जनरेट हो सकती हो। और शुरू से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि वैकेंसी वहाँ जनरेट होती है जहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, क्योंकि टेंडेंसी टू ब्रेक द लिंकेज, टेंडेंसी टू ब्रेक द बॉन्ड इन्हीं के पास ज़्यादा पाई जाएगी। हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स यही वाले होने वाले हैं, इसीलिए अनसैचुरेटेड मोनोमर्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। जबकि जो कंडेंसेशन वाले हैं, कंडेंसेशन में हमेशा ध्यान रखना पानी का रोल होता है, पानी बाहर निकलता है साथ के साथ, तो वो निकलता है बाई फंक्शनल मोनोमर्स के साथ, जिसके अंदर दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। मान लो सपोज कि एक में OH है और किसी दूसरे मोनोमर के अंदर COOH है, तो दोनों के दोनों टाइप के मोनोमर्स, मान लो यहाँ पे कोई पॉलीमर को P से मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे पॉलीमर को P से रिप्रेजेंट किया, दोनों टाइप के मोनोमर्स ने जब आपस में कॉम्बिनेशन किया, कंडेंसेशन किया, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। तो ये बाई फंक्शनल पॉलीमर्स का या बाई फंक्शनल मोनोमर्स का यूज़ करके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल एडिशन की जब मैं बात करता हूँ, तो एडिशन में जो एग्जांपल हमारे पास आ जाता है दैट इज़ पॉलीथीन। पॉलीथीन के अंदर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट होती है, एक ही जैसा मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता रहता है, और बार बार जब वो रिपीट होता रहता है तो क्या होगा, वो आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे। पॉलीप्रोपीन भी सेम एग्जाम्पल है, बूना एस ये भी सेम एग्जाम्पल है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर, तो उसमें नायलॉन 66 है, पॉलीएस्टर है, बेकेलाइट है, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। अभी जैसा मैंने बताया बेकेलाइट का एक एग्जांपल स्ट्रक्चर बना करके भी दिखाया था कि जो फिनॉल था, इस वाले फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ, ये फिनॉल की स्ट्रक्चर है बेसिकली, यहाँ का H क्या कर रहा था, फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के बाहर निकल रहा था। तो ये 2 H ऑक्सीजन के साथ जब बाहर निकले तो ये क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसलिए याद रखना है कंडेंसेशन के अंदर बाई फंक्शनल जो मोनोमर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH थे, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप था फॉर्मेल्डिहाइड में वो था CHO, एक H था और एक ऑक्सीजन था, इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये आ जाती है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये दूसरा नाम है। एडिशन का मतलब होता है एक के बाद एक ऐड होते चले जाना, तो उसकी वजह से जो चेन होती है पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स की, जो मोनोमर्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, और जब मोनोमर्स बढ़ते चले जाएंगे तो उस चीज़ को हम बोलेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, अगर हम इसको समझें तो होने क्या वाला है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर, कंडीशन आ गई, या तो सेम मोनोमर हो या फिर डिफरेंट मोनोमर हो, दोनों में से कोई भी यूज़ किए जा सकते हैं। चेन बढ़ानी है बस हमें, चेन बढ़ाने का मतलब उसकी लिंकेज को इंक्रीज करते चले जाना है। ऐड टुगेदर ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर्स। आप क्या करोगे, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के मोनोमर्स ले लोगे और वो आपस में कंबाइन होते चले जाएंगे, और अगर वो कंबाइन होते चले गए तो क्या होगा, जो बेसिकली पॉलीमर होगा उसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। द मोनोमर्स आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, जितने भी मोनोमर्स होंगे यहाँ पर एडिशन में अभी हम डिस्कस करके आए हैं, क्योंकि एडिशन वहाँ होगा जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, बेसिकली वो होगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ, या तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हो या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स हों। लाइक एग्जाम्पल एल्कीन है एंड देयर डेरिवेटिव्स, चाहे कोई एल्कीन हो या उसके कोई डेरिवेटिव हो। एल्काडाइंस हो, एल्काडाइंस का मतलब अभी हम बेसिक एग्जांपल्स इनके स्ट्रक्चर के साथ देखते हुए चलेंगे। एल्काडाइंस का मतलब होता है जिसके अंदर एटलीस्ट दो डबल बॉन्ड हो, मतलब मैं एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसमें कार्बन्स के बीच में, यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दिया, ये सिंगल, यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, तो ये एल्काडाइंस कहलाते हैं। डाईईन्स, नाम पढ़ने का तरीका क्या है, डाईईन्स, यानी कि दो डबल बॉन्ड एटलीस्ट उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो इस टाइप के जो पॉलीमर्स मोनोमर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के हमें पॉलीमर बना करके देते हैं। तो उस टाइप के पॉलीमर्स को हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनेंगे या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है टेफ्लॉन। ये क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है या फिर एडिशन पॉलीमर कह सकते हैं। इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो ये है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन, 4 बार फ्लोरो है इसलिए टेट्रा, इथीन 2 बार कार्बन है इसीलिए, और डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन आया। तो ये जो टेफ्लॉन होता है ये मैन्युफैक्चर किया जाता है टेट्राफ्लोरोइथीन के पॉलीमराइजेशन से। और पॉलीमराइजेशन कैसा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है ड्यूरिंग अंडर दी हाई प्रेशर। और जो कैटलिस्ट है वो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है हमें? परसल्फेट। फ्री रेडिकल या परसल्फेट कैटलिस्ट के साथ, या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का आप यूज़ कीजिए या फिर परसल्फेट कैटलिस्ट का आप यूज़ कीजिए, तो आपकी ये जो मोनोमेरिक यूनिट है यही रिपीट हो जाएगी। अब रिपीट कैसे होने वाली है, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, पूरे चैप्टर के अंदर यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अनसैचुरेटेड एल्कीन है ये, अनसैचुरेटेड एल्कीन का एक डेरिवेटिव है, क्योंकि ये बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 का डेरिवेटिव क्यों हुआ? दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं फ्लोरीन एटम की हेल्प से, और ये क्या थी? एल्कीन, जो अनसैचुरेटेड कार्बन था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। आपने इसका डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एक कार्बन की वैलेंसी इधर खुल गई, एक कार्बन की वैलेंसी इधर खुल गई। जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उतने ही नंबर ऑफ मोनोमर्स को ब्रैकेट लगा करके नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया, मान लो सपोज़ कि यहाँ पर n नंबर ऑफ मोनोमर्स यूज़ किए, कैटलिस्ट हमने परसल्फेट रखा, यहाँ हमने हाई प्रेशर लगा दिया, बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन की वैलेंसी खुल जाएगी, और ये जो नंबर ऑफ मोनोमर्स हमने यूज़ किए थे वो नीचे आ जाएंगे। तो मोनोमेरिक यूनिट टेट्राफ्लोरोइथीन थी, और जो पॉलीमर बना वो क्या बन गया? टेफ्लॉन बन गया। ये बेसिकली क्या हुआ? एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक एग्जांपल इसमें आ जाता है हमारे पास पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ओरलोन या फिर एक्रिलेन। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल की प्रिपरेशन भी बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंडर होती है। तो ये एक्राइलोनाइट्राइल तुमको याद रखना है। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी इथीन है। इस इथीन में से एक H हटाओ और उसकी जगह CN लगाओ, तो ये आपका बन जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। बहुत भारी काम नहीं है, बहुत आसान है, एग्जाम्पल्स को याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। केवल आप क्या करोगे, उनकी बेसिक याद रखना। बेसिक क्या था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन आपने हटाना है और इसकी जगह क्या लगा देना है? CN लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा? एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगी। अब एक्राइलोनाइट्राइल के n नंबर ऑफ यूनिट्स का मैंने यूज़ किया, परोक्साइड कैटलिस्ट डाला, पॉलीमराइजेशन कराया, तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटते इस कार्बन की वैलेंसी खाली, इस कार्बन की वैलेंसी खाली, इस कार्बन साइनाइड ग्रुप की वैकेंसी खाली नहीं करनी, हमें कार्बन की वैलेंसी खाली करनी है। तो अब होगा क्या? ये वैलेंसी खुल गई, ये रही, कार्बन की वैलेंसी खुल गई, ये रही, और CN ग्रुप को हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, और जितने नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स हमने यूज़ किए वो ब्रैकेट के बाहर लगा दी। तो ये क्या बन गया मेरा? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन गया, PAN। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को हमेशा शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर में शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी दे देता है, PAN पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो PAN की प्रिपरेशन हो जाती है बहुत आसानी से एक्राइलोनाइट्राइल की हेल्प से। इसी का ही दूसरा नाम है ओरलोन और एक्राइलोन, ये दोनों तीनों नाम इसी चीज़ के हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पॉलीथीन। पॉलीथीन इज़ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन पॉलीमर्स। तो ये दो टाइप की होती है हमारे पास, एक LDPE जिनको हम लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं, और एक HDPE जिनको हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। दोनों का बेसिक डिफरेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 1 मार्क और 2 मार्क में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए दे देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली इट इज़ ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन एट। अब आपको ध्यान क्या रखना है, दोनों बनते इथीन से ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो 1000 से 2000 के अप्रोक्स लेना है, और जो टेम्परेचर है वो 350 टू 570 केल्विन के आसपास लेना है। और यहाँ पर ट्रेसिस ऑफ डाई ऑक्सीजन या परोक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो 3 कंडीशंस आई, पहली चीज़ इथीन से बनेगा, दूसरी चीज़ प्रेशर इनका 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, टेम्परेचर 350 टू 750 के 570 के आसपास होना चाहिए, और जो कैटलिस्ट है वो ऑक्साइड की ट्रेसिस या परोक्साइड रखा होना चाहिए। ये जितनी भी लो डेंसिटी पॉलीथीन्स होती हैं इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स आते हैं रेड ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, वाइट कलर में, ब्लू कलर में, उन सभी की जो इंसुलेशन की जाती है, जो कवरिंग ऊपर से की गई है, वो कवरिंग की गई है लो डेंसिटी पॉलीथीन की हेल्प से। मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बोटल्स, स्क्वीज बोटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अंदर भी पानी की बोटल्स होती हैं बेसिकली, ये सब बोटल्स को प्रिपरेशन करने के लिए भी लो डेंसिटी पॉलीथीन का हम यूज़ करते हैं। टॉयज़ बनाने में और फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने में हम LDPE का यूज़ करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखनी है। अब पॉलीमर जो चैप्टर है बेसिकली हमारी डेली लाइफ का चैप्टर है। आप ये समझ करके चलो कि आपको यहाँ से जो बेसिक एग्जांपल्स मिलने वाले हैं उनको तुम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में डेली देखेंगे। हो सकता है अभी हम जिस टेबल पर बैठ करके पढ़ रहे हैं या जिस बेड पर हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर पड़ी हुई बेडशीट जो है वो पॉलीअमाइड की बनी हो सकती है, पॉलीएस्टर की बनी हो सकती है,
पॉलीएक्राइलेट की बनी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलिकॉन की बहुत सारी शीट्स बनी होती हैं, सिलिकॉन की कवरिंग की जाती है इंसुलेटिंग करने के लिए वायर्स को। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं वो सब पॉलीमर्स ही हैं। हमारे जूते का जो सोल होता है पॉलीयूरेथेन का सोल होता है, वो भी हम यहाँ देखेंगे कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्योंकि वो एक पॉलीमर की कैटेगरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे HDPE को लेकर के, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को लेकर के, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर फिर से वही चीज़ बनेगा, ये इथीन से। पहली कॉमन चीज़ तो यही है कि ये इथीन से प्रिपेयर किया जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा जिगलर नाटा की प्रेजेंस में हम करेंगे। जिगलर नाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक केमिस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाने वाला एक कैटलिस्ट है, जिसका फॉर्मूला भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का कॉम्बिनेशन कहलाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ आपको 3 बार इथाइल ग्रुप लगाना है, C2H5, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा Al, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल लग गया। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो टाइटेनियम क्या लिखोगे Ti, टेट्राक्लोराइड मतलब Cl4। ये जो कॉम्बिनेशन है Al(C2H5) का होल थ्राइस प्लस TiCl4 इज नोन एज द जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का नाम देते हैं। तो जितने भी HDPE होते हैं वो सारे के सारे इसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनते हैं। टेम्परेचर क्या मेंटेन रखना है, 333 केल्विन से 343 केल्विन, जबकि LDPE के अंदर टेम्परेचर था 350 से 570। प्रेशर यहाँ पर रखना है हमें 6 से 7 एटमॉस्फेरिक, जबकि LDPE का प्रेशर था 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक। इट हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग। जब आप प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन लगाते हो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि इसकी पैकिंग क्लोज्ड होती है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड पैकिंग पाई जाती है। इट इज़ केमिकली इनर्ट, केमिकल्स का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मोर टफर एंड हार्डर, बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बकेट्स, बाल्टियाँ जो हम बनाते हैं, डस्टबिन्स, बॉटल्स और पाइप्स जो हार्ड वाले होते हैं, वो सारे के सारे हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि LDPE और HDPE के बीच में डिफरेंस को क्रिएट कराते हैं। सो आज की क्लास में केवल इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया अभी कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर्स क्या होते हैं, और कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने देखे हैं एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। और ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है इसको हमने क्लासिफिकेशन भी किया। अब कल की क्लास में हम यहाँ देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट को एडिशन पॉलीमराइजेशन फॉलो करता है। आफ्टर देन हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के पास पहुँचेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनकी प्रिपरेशन और उसका मैकेनिज्म आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे।